नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर है और वो दक्षिणी हरियाणा के लिए तो है चौंकाने वाली खबर, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की जो खबरें हैं वो जानता हूं कि कब क्या होता है, राजनीति में कैसे होता है। और दक्षिणी हरियाणा के लिए चौंकाने वाली खबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो खबर ये है कि राव इंद्रजीत जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो ये लोगों को अब ये बात हजम नहीं होगी कि ये राव इंद्रजीत जी बीजेपी छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब 10-15 दिन पहले उन्होंने एक डिनर की व्यवस्था की थी, अपने समर्थकों को डिनर पर बुलाया था अपनी बेटी राव आरती राव जी के मकान पे। तो उसी टाइम मैंने वीडियो बना दी थी कि राव इंद्रजीत जी का इरादा बीजेपी से जाने का है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का है या फिर अलग पार्टी बनाने का है। तो मैंने उस टाइम जितनी भी संभावनाएं थी दोस्तों, हर एक बता दी थी कि राव इंद्रजीत जी अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और अगर वो पार्टी तोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, और अलग पार्टी बना के इलेक्शन करवाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। और वो सारा का सारा मैंने फैक्ट एंड फिगर के साथ बता दिया था आप लोगों को, वीडियो बना दी थी, वो आप देख सकते हैं। मेरी 10-15 दिन पहले की वीडियो, ज़्यादा नहीं है। तो अब दोस्तों खबर ये है कि राव इंद्रजीत जी जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान से बात हो चुकी है और वो लगभग लगभग ये मामला फाइनल हो चुका है और इस चीज़ की भनक भी बीजेपी को लग चुकी है कि राव इंद्रजीत जी पार्टी छोड़ने लग रहे हैं। तो उन्होंने अपना बचाव के लिए जो करना था मेरे हिसाब से वो कर भी चुके हैं वो। लेकिन बीजेपी क्या कर चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, मानना है, सोचना है कि अगर राव इंद्रजीत जी ये डिनर पार्टी आज से 20 साल पहले कर लेते तो उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी और आज से 20 साल पहले वो मुख्यमंत्री बन चुके होते। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने, एक इतना चतुर नेता है, कितना धुरंधर नेता, कैसे इस चीज को नहीं समझ पाया कि उनको अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वो जब कांग्रेस में थे, अगर वो जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको उसी टाइम ये डिनर कर लेना चाहिए था और अपने समर्थकों को बुला के अलग पार्टी बना लेनी चाहिए थी। क्योंकि 2005 में भी कांग्रेस की जो सीटें थी वो ज़्यादा 47 सीटें थी, और उसमें जो दक्षिण हरियाणा की सीट थी, अगर वो छोड़ देते, कांग्रेस पार्टी छोड़ कर अलग पार्टी बना लेते, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती और फिर वो सौदेबाजी करके ने और वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन दूसरी गलती उन्होंने की 2009 में, जब 2009 में तो कांग्रेस की आई 40 सीट थी, तो उसमें तो राव इंद्रजीत जी के समर्थकों का इतना बड़ा रोल था कि अगर वो उस टाइम भी इस तरह का डिनर कर लेते तो भी कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी जगह भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना देते। तो उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था और वो बन जाते। और वो अब तक सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होते, दक्षिणी हरियाणा का जितना विकास होना चाहिए था उससे भी ज्यादा विकास करवा सकते थे। और उनकी जो बेटी आरती राव जी, वो भी अब तक राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने इस चीज के ऊपर पता नहीं ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने सोचा नहीं किया, उनको अपनी पावर का नहीं पता था। अ, लेकिन उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली 2014 के अंदर। तो ये भी उनकी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को स्टडी नहीं किया। अगर वो रिसर्च कर लेते बीजेपी की, तो वो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं कर लेते। और मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ 3 चीजों के ऊपर रिसर्च कर लेते तो वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाते। और जब 2014 में 15 में बीजेपी की सरकार आई, तो उस टाइम भी उसकी कितनी सीटें थी, शायद 47 सीटें कुछ ऐसी थी। और 2019 में भी उसकी ज्यादा सीटें नहीं थी। तो उस टाइम भी वो बार्गेनिंग कर सकते थे, वो पार्टी छोड़ सकते थे। लेकिन अगर बीजेपी ज्वाइन करने से पहले रिसर्च कर लेते तो वो नहीं जाते। उनको सिर्फ 3 चीजों की रिसर्च करनी थी। पहला तो ये था कि बेस, यानी बीजेपी का बेस क्या है। दूसरा, अगर वो रिसर्च करते कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। तीसरा, अगर वो रिसर्च करते कि कार्यशैली क्या है। तो मुझे पूरा यकीन था कि वो बीजेपी की ज्वाइन करना तो दूर की बात, बीजेपी के बारे में सोचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन 3 चीजों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँ, तो सबसे पहले जो बीजेपी का बेस है वो आरएसएस के संगठन का है। बीजेपी कभी भी अपने संगठन से बाहर के नेताओं को अपने अंदर समायोजित नहीं कर सकती ज्यादा लंबे टाइम के लिए। वो समर्थन तो लेती है,
और उस शुरुआत में उसको कद के अनुसार, उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार या पकड़ के अनुसार उसको पद भी दे देती है, लेकिन जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करता है उसकी पावर को खत्म कर देती है और उसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो संगठन बेस्ड पार्टी है और वो आरएसएस के बाहर के लोगों को हजम नहीं करती। दूसरा फिर ये है कि उसकी पॉलिसी को स्टडी कर लेते हैं। उसकी पॉलिसी का, बीजेपी की जो मेन पॉलिसी वो एक ही पॉलिसी है और वो है डिवाइड एंड रूल की, यानी समाज को बांटो और राज करो, जो कि अंग्रेजों वाली पॉलिसी है वो बीजेपी ने अडॉप्ट कर रखी है। पहले उसने अगर नेशनल लेवल की बात करें तो हिंदू मुस्लिम को आपस में डिवाइड किया, और आज देश के अंदर जो हालत और जो है विश्वास की भावना, वो मैं मानता हूँ कि वो बीजेपी की ही देन है। और अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में भी जाट वर्सेस नॉन जाट को चलाने वाला कौन है, वो बीजेपी है। अगर उसको ये भी देख लेते कि उसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है तो वो समझ जाते कि आज अगर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है तो वो कल को दक्षिण हरियाणा के अंदर भी इसी तरह का काम करेगी। और रही बात कार्यशैली की, तो कार्यशैली का तो मैंने बताया कि वो बाहर के नेताओं को लेती है, समर्थन लेती है और फिर उनकी ताकत को खत्म करके उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी यूज एंड थ्रो। पार्टी नींबू की तरह किसी को निचोड़ लेती है और जब सारा का सारा रस उसका खत्म हो जाता है तो उसको यूजलेस समझ के कूड़ेदान में डाल देती है। यानी बीजेपी है वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है। अगर इन तीन चीजों पर इतिहास में भी देख लेते, बीजेपी का इतिहास भी देख लेते, अच्छी तरह स्टडी कर लेते, तो कभी भी मैं मानता हूं कि राव इंद्रजीत जी है वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन खैर, अब मेरे हिसाब से दोस्तों, अब जो उनको ये बात समझ में आई और अब वो जो कांग्रेस में जाने का मन जो बना चुके हैं, वो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हर पहलू पे चर्चा कर ली होगी कि अगर वो अपने समर्थकों के से इस्तीफा दिलवाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, नया उनसे इलेक्शन लड़वाते हैं, उनको जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते, वो सारा उन्होंने हर पहलू के ऊपर विचार कर लिया होगा। लेकिन मैं फिर भी दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा था और मैं बार-बार, जब राव इंदरजीत जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी उस टाइम प्रिंट मीडिया में था, तब भी मैं लेख लिखा करता कि राव इंदरजीत जी ने गलती की। वो हरियाणा के सीएम आसानी से बन सकते थे और वो 2005 में ही बन सकते थे और उन्होंने 10 साल तक इंतजार किया कांग्रेस के अंदर और फिर बीजेपी के अंदर गए, तो वहां पर भी उन्होंने गलत फैसला लिया है और आज उनको शायद अब समझ में आ रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों कि अब राव इंदरजीत जी के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले उस डिनर की बात करें हम, जिसमें उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो जिस दिन उन्होंने डिनर दिया था उसी दिन बीजेपी को ये भनक लग चुकी थी कि राव इंदरजीत जी क्या क्या गेम खेलने लग रहे हैं। और उन्होंने उन 11 में से टोटल 12 विधायक आए थे, 12वीं तो मंजू चौधरी जी थी जो कांग्रेस में है ही ऑलरेडी। तो जो 11 बीजेपी के समर्थक थे उनके, राव इंदरजीत जी के, उसमें से 6 तो बीजेपी के जो स्टेट का पार्टी हाईकमान है, यानी नायब सिंह सैनी है या मनोहर लाल खट्टर जी है, वो उनसे मिल चुके हैं, उनसे माफी मांग चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि जी हमें नहीं पता था और हम इस तरह के डिनर में हम गए तो हमें धोखे से बुलाया गया या जो भी था। और उन्होंने पार्टी के प्रति जो अपनी वफादारी है वो पूरी तरह दिखाई है। तो अब अगर बचे हैं उनके पास 5, तो अगर वो 5 आदमी अगर रेजिग्नेशन की बात आती है, मुझे नहीं लगता ये जो 6 विधायक हैं ये राव इंदरजीत जी के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा देंगे, दोबारा चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे या हिम्मत करेंगे। अब बचती है 5, तो 5 सीटों में अगर हम ये मान लें कि 5 की 5 सीटें भी अगर राव इंदरजीत जी जीत जाते हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे संभव नहीं लगता कि वो उनसे इस्तीफा दिलवा के दोबारा उपचुनाव करवा के उनको जिता देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी, वो अच्छी तरह पता है, पूरे हरियाणा की जनता को पता है कि अब वो ईवीएम में एक्सपर्ट हो चुकी है। जो हरियाणा जो सॉरी चुनाव आयोग है वो कैसे काम करता है, वो बीजेपी के लिए क्या करता है, कैसे करता है, वो सभी को पता है आज के दिन। ऐसे में बीजेपी से टक्कर देना मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई आसान काम होगा। तो 5 मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए हम ये भी लगा लें कि वो 5 विधायक उनके समर्थन के हैं वो जीत जाएंगे, तो अगर आंकड़ों तब भी हम तुलना करें तो भी मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी की सरकार को तोड़ पाएंगे, क्योंकि इस टाइम 47 विधायक हैं उसके पास, बीजेपी के पास। अगर वो पांचों को हटा देते हैं तो 42 बचते हैं और 42 में से 3 जो निर्दलीय विधायक है, वो निर्दलीय विधायक तो बीजेपी को समर्थन देंगे ही देंगे, तो वापिस 45-46 तो उनके पास बन जाते हैं। और ये जो 5 जो बचते हैं बाकी, इनमें से भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सीटें तो बीजेपी है ना, 2 या 3 सीटें तो ले ही जाएगी, आराम से ले जाएगी। तो ऐसे में अगर राव इंदरजीत जी कांग्रेस में जाने का मन बनाते हैं तो शायद उनको अब की बार भी नुकसान होगा। और अगर नुकसान नहीं भी होगा तो उन्हें एक बार ये
राजस्थान का ये मैटर देख लेना चाहिए, सचिन पायलट वाला। सचिन पायलट ने जब पिछली टर्म में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तो वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और उन्होंने अपने समर्थकों को लेकर ना बगावत का ऐलान कर दिया था और बीजेपी ने उसको पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन वो जरूरी आंकड़ा है वो नहीं जुटा पाए, तो वो जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल फेल हो गया था उनका, और वापस उनको कांग्रेस में ही लौटना पड़ा था और उनका काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था उनको। तो राव इंद्रजीत जी ने जो मन बनाया है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो कांग्रेस में जाने लग रहे हैं और फाइनल बात हो चुकी है, तो एक बार पहले इन पहलुओं पर भी ध्यान दे लें तो मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा। ऐसा ना हो कि दोबारा से वो दूसरे सचिन पायलट बनकर ना अपनी और ज्यादा इंसल्ट करवाएं और जो पकड़ा वो भी खत्म हो जाए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर वो इन 3 बिंदुओं पर बीजेपी का रिसर्च कर लेते तो बीजेपी नहीं छोड़ते, और अगर अपने वो सही पत्ते खेलते तो वो 2005 में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। भूपेंद्र हुड्डा जी के अंदर इतनी सीटें नहीं थी आके वो पूर्ण रूप से बहुमत जुटा सकते थे। तो उनके जो फैसले रहे मुझे लगता है कि वो गलत रहे। अब आगे उनका फैसला सही होगा या गलत होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन ये सोचना जरूर है कि राव इंद्रजीत जी ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, तो ये उनकी अपनी सोच है, अपना फैसला है, अपनी उनकी पॉलिटिक्स है, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं। लेकिन एक बार अगर सभी पहलुओं पर फिर से विचार कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। बाकी हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के अंदर राव इंद्रजीत जी का कोई भी फ्यूचर नहीं है किसी भी तरह का, तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा अगले इलेक्शन तक का, यानी 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो अगर कोई फैसला ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जैसे राविंदर जी चाहे जैसा करें, वो इतने इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, 50 साल से राजनीति में, उनको ज्यादा पता होगा। मुझे जो दिखाई दिया, मुझे जो अपना लगा 25 साल की पत्रकारिता के कैरियर में जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने ये वीडियो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये जो सोच है या फिर ये मेरा विश्लेषण है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो भी, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इस चलते चलते मैं एक निवेदन फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।